और एक प्रोटॉन ज़्यादा को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस चार्ज आता है यहाँ पर। वो हम उल्टा बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन गया इसलिए प्लस चार्ज आ रहा है। तो वेलकम दोस्तों। देखो, हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दिमाग में बैकएंड में ना ये बात ज़रूर चलनी चाहिए कि यार ये जो चैप्टर आप कर रहे हो ना, आपको सिर्फ सीबीएसई में परफॉर्म नहीं करना। आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप स्कोर करो सीबीएसई में, आप स्कोर कर सको नीट में, जेई में, इस कैपेबल आपको बन के चलना है। तो हर चैप्टर की प्रिपरेशन भी अपनों को उसी के अकॉर्डिंग करनी है। मैं जितना भी कंटेंट आपको पढ़ाऊंगा या जितना भी मैं 11th वालों को पढ़ा रहा हूँ या जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना ड्रॉपर को पढ़ा रहा हूँ, वो कंटेंट आपके लेवल से हमेशा ऊपर का रहेगा, ताकि अगर टफनेस भी आ जाए उसको हम ईजिली टैकल कर सकें। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ क्या कि क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसको अपने शुरू करने जा रहे हैं। अब इसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी कम कर लें इसकी, एक सेकेंड। हाँ, अब इसमें एक बात देखो, मैंने क्या बोला कि हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब उस चैप्टर से पहले मैं आपको एक वर्ड से अवेयर कराता हूँ, दैट इज इलेक्ट्रोस्टेट्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब क्या है, देखो ये जो वर्ड है ना, ये दो भागों में बटा हुआ है। किस किस में? एक वर्ड है आपके पास ये इलेक्ट्रो, ठीक है जी। इलेक्ट्रो का मतलब क्या? इलेक्ट्रो का मतलब होता है कि चार्ज की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा वर्ड है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है कोई चीज़ है रेस्ट पर है, उसके बारे में पढ़ा जा रहा है, उसकी बात हो रही है। मतलब इस चैप्टर में आप लोगों को क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है चार्ज एट रेस्ट के बारे में सब कुछ। तो हमारा चार्ज होगा कुछ क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को, उस चार्ज की यूनिट होती है कुलाम, ये सब आगे आएगा अभी। एक क्यू चार्ज होगा आपके पास, है ना, 2 कुलाम हो सकता है, 4 कुलाम हो सकता है, आपके पास 4 माइक्रो कुलाम हो सकता है, आपके पास 7 नैनो कुलाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इस चार्ज को एक पॉइंट पर रखकर हम छोड़ देंगे, इसको मूव नहीं कराएंगे, ये अपनी जगह पर है, वहाँ से मूव नहीं कर रहा है, ये अपनी जगह पर ही रहेगा। और इसके बारे में सब कुछ हम पढ़ डालेंगे कि भाई ये चार्ज यहाँ पर रहकर कर क्या रहा है, खाना खा रहा है, खाना बना रहा है, क्या कर रहा है ना। ये चार्ज यहाँ पे रह रहे जो है सीटियाँ बजा रहा है, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे बेसिकली करना क्या कि ये चार्ज, देखो बड़ा लेम बकवास जोक मारा था मैंने, आई नो, मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट भी सारे यही कहते हैं, बड़ा लेम जोक मारता हूँ मैं। यहाँ पर कोशिश करता हूँ, यहाँ पर तो चार्ज हमारा रेस्ट पर है। अब ये चार्ज जो रेस्ट पर है, ये इसके बारे में सब कुछ पढ़ डालना है। इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ये अट्रैक्शन रिपल्शन करता है तो कैसे करता है, कितने फोर्स से करता है, इसके आसपास कोई फील्ड भी होती है क्या, डाइपोल, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा होगा किसी एरिया से, किसी सरफेस से, सब कुछ हमें यहाँ पढ़ डालना है, ठीक है जी। तो हमें पता है कि हमें यहाँ करना पड़ना चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ना। तो इलेक्ट्रोस्टेट्स की डेफिनेशन लिखी हुई है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील करता है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, स्टैटिक चार्ज की स्टडी करता है, और उसके पीछे फोर्स है ना वगैरह वगैरह, इनके बारे में हमें पढ़ना है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स वगैरह के बारे में चार्ज में। आगे आते हैं, ये आपका चैप्टर यहाँ पे प्रॉपर्ली स्टार्ट होता है। देखो इधर सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हम चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज से अवेयर हो जाएं। चार्ज के जो छोटे छोटे टर्म्स जगह जगह आएंगे, न्यूट्रल बॉडी, कंडक्टर, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, इसका क्या मतलब है समझ लो। सबसे पहले एनी न्यूट्रल बॉडी, एनी न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल का मतलब दिमाग में आ रहा है क्या भाई, क्यू तो है, जीरो है। न्यूट्रल सुनते ही दिमाग में हमारे क्या आता है कि जो चार्ज है वो जीरो है, कोई चार्ज नहीं है ना। नेट चार्ज जीरो है, इसको हम ऐसे बोलेंगे। नेट चार्ज जीरो होने का मतलब क्या है कि भाई जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। बात समझ आ रही है? जितने किसी बॉडी में प्रोटॉन्स हैं उतने ही उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है जी। ये मतलब है न्यूट्रल बॉडी का, जीरो चार्ज नहीं होता है। अच्छा अगला, अ बॉडी विल गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम चार्ज बॉडी। अब अगर ये न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगी तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे, और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे। तो इसके ऊपर चार्ज तभी आएगा जब ये गेन या लूज करेगा, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है जी। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने चार्ज को दो भागों में बांटा कि चार्ज या तो आपके पास पॉजिटिव होगा चार्ज या फिर आपके पास नेगेटिव होगा। ये दो ही चार्ज होते हैं, तीसरा कोई चार्ज नहीं होता। तीसरा चार्ज अगर आप जीरो पढ़ रहे हो तो जीरो का मतलब ये है कि नेट पॉजिटिव इक्वल टू नेट नेगेटिव, ये मतलब होता है जीरो चार्ज का, ठीक है जी। हम आगे बढ़ते हैं। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या है, फिजिकल, बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की जिसकी वजह से वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन वाला। मैं रिपीट कर रहा हूँ, चार्ज क्या है, चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जिसकी वजह से उस बॉडी में, जैसे कि मास, मास क्या है भाई, मास भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। सिमिलरली चार्ज भी क्या है, चार्ज भी एक बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स, ठीक है जी। अब यहाँ यूनिट की बात करेंगे
तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है वो कूलाम होती है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करेंगे तो एक होता है आपके पास ESU। ESU की फुल फॉर्म होती है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। तो आपका ध्यान रखना है कि जो 1 कूलाम है वो 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होना चाहिए। और जो लार्जेस्ट यूनिट होती है चार्ज की वो होती है फैराडे। और फैराडे, एक फैराडे किसके बराबर होता है? 96500 कूलाम के। लेकिन 90% सवाल में हमारा 95% सवाल में, मोर देन 95% सवाल में हमारी जो यूनिट यूज़ होगी वो कूलाम भी होगी। बट स्टिल सॉरी, आपको ध्यान रखना है कि ये 2 अदर यूनिट्स भी होती हैं, स्मॉलेस्ट ESU और लार्जेस्ट यूनिट फैराडे। हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। देखो सिंपल सी चीज़ सबको पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, अनलाइक अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब आप उसको सीधा ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उसके लिए किसी रूल की जरूरत नहीं है। लाइक वेक्टर्स में ना एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल होता है, यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, डॉट कर रहे हो क्रॉस कर रहे हो, यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं, सीधा ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। आएगा तो जी पॉजिटिव, जाएगा तो नेगेटिव, ठीक है। इट इज़ अनअफेक्टेड बाय मोशन ऑफ बॉडी। आपकी बॉडी चाहे रेस्ट पर हो, चाहे वो बॉडी मोशन कर रही हो कुछ v स्पीड से, चाहे वो बॉडी मोशन कर रही हो लाइट की स्पीड से, इस पर जो चार्ज यहाँ है, जो चार्ज यहाँ है, वही चार्ज यहाँ रहेगा। बॉडी के मोशन से चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। अगला बताया मैंने, चार्ज जो है नेचर में एडिटिव होता है, ये बता चुका। चार्ज नेचर में कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब ये है कि किसी बॉडी पर अगर आपने कुछ चार्ज दिया, मान लो 4 कूलाम, अब कल को चल के इस बॉडी के अगर 1 करोड़ टुकड़े भी हो जाएं तो ये 4 कूलाम चार्ज खत्म नहीं हुआ, ये 4 कूलाम चार्ज उन 1 करोड़ टुकड़ों में बट गया है। कुछ अमाउंट में गया होगा, कितना वो बाद में देखेंगे। बात समझे ना? चार्ज हमेशा कंजर्व है, या तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा, या फिर बॉडी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे बॉडी का डिवीजन होगा चार्ज का भी डिवीजन होता चला जाएगा। बात समझ आ रही ना? ठीक है जी। अगला है आपके पास, चार्ज जो है नेचर में क्वांटाइज्ड है। अब ये क्वांटाइज्ड वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नाम से क्या कि हमारे पास बताया मैंने चार्ज पीछे लिखे नहीं, एक सेकेंड यहाँ पर, हाँ मैं लिख दूँ इस चीज़ को वरना बाद में कन्फ्यूज़न होगी। कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है भाई वो कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और जो चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है वो कितना होता है? प्लस का 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ ध्यान रखना कि प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज न्यूमेरिकली इक्वल होता है, बस साइन का फ़र्क होता है इनमें। बात समझ आई ना? इसीलिए हमने कहा था कि कोई बॉडी आपके पास न्यूट्रल होगी अगर उस पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बराबर हैं तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स अगर बराबर होंगे तो वो क्या करेंगे? उसको कैंसिल कर देंगे। इसका एक बड़ा ज़बरदस्त एग्जांपल लेता हूँ मैं, है ना, क्वांटाइजेशन में बढ़ने से पहले। देखना इधर कि हम कहते हैं कि हमारे पास या सोडियम है Na, है ना, यहाँ पे आप 11 और यहाँ 23 लिखते हो, सॉरी यहाँ 23। अब मैं अगर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है 11 हैं और यहाँ पे प्रोटॉन भी 11 है, क्योंकि न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। और यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हो जाएंगे? 12। बट हमें न्यूट्रॉन से यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, तो उसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे तो इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11। अभी सोडियम पर कितना चार्ज है? जो चार्ज ऑन चार्ज ऑन Na है, Na+ कहाँ बना अभी है, चार्ज Na पर 0 है, ये न्यूट्रल कहलाएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, इस सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो अब क्या हुआ? अब ये Na10 बन गया। बात समझ आ रही है? इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, लेकिन अभी भी इसका एटॉमिक मास 23 ही है। क्यों? क्योंकि ये एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस से हम कुछ निकाल सकते हैं नहीं, हम मात्र इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है जी, ये बात हमारे समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपको मालूम है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यहाँ पे प्लस का चार्ज आता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद Mg पे प्लस का 2 चार्ज आता है, एल्यूमिनियम पे 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हो +3 चार्ज आता है, क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो -1 चार्ज आता है। आखिर ये क्यों आ रहा है, क्या वजह, उसको यहाँ समझते हैं। वहाँ पे ठीक है हमने समझा, एक ही इलेक्ट्रॉन तो गया तो +1 आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे +2 आ जाएगा, लेकिन असल चीज़ आपको यहाँ समझ में आएगी कि मैथमेटिकली हम उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखो इधर, अभी यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन जो है 10 हैं, बट क्योंकि भाई प्रोटॉन में तो कोई चेंज नहीं आया, प्रोटॉन अगर 11 थे तो अभी भी प्रोटॉन कितने होंगे? 11 ही होंगे, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के अंदर है ना। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ का नेट चार्ज निकालने जाऊँ, चार्ज ऑन Na+ निकालने जाऊँ, तो हम 11 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस 10 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। बात समझ आ रही है? वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 11 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और आपको मालूम है कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन बराबर माइनस का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन की जगह चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मैं उसको पॉजिटिव में दिखाना है ना,
तो चार्ज ऑफ, ऐसे चलो छोड़ देते हैं अभी, हम इसको ये कह रहे हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, ताकि पॉजिटिव की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकें। तो +10 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह माइनस का चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और इसको सॉल्व करके सिर्फ और सिर्फ चार्ज ऑफ प्रोटॉन आएगा ना। मतलब एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया किसके ऊपर, Na10 के ऊपर। मतलब अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो एक प्रोटॉन ज़्यादा हो रहा है, और एक प्रोटॉन ज़्यादा को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस चार्ज आता है यहाँ पर। वो हम उल्टा बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन गया इसलिए प्लस चार्ज आ रहा है। ठीक है, लॉजिकली ठीक है, लेकिन असल मैथमेटिकल रीज़न क्या है कि एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया है, इस वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। बात समझ आ रही है? अब आप कॉमन सेंस से बता सकते हो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई mg है 12 और आई थिंक 24 होता है ना, मुझे नहीं पता, मास चेक कर लेना, बट इतना पता है कि हाँ इसमें इलेक्ट्रॉन जो है 12 है, तो प्रोटॉन यहाँ भी 12 ही होंगे। अब इसका एटॉमिक मास जो भी हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन अगर यहाँ से हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देंगे तो ये Mg+2 बन जाता है। अब इस +2 के बनने का कारण आपको समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा होगा कि भाई इसको अगर हम निकालने जाएंगे चार्ज ऑन Mg+2, तो हम क्या देखेंगे कि 12 प्रोटॉन है अभी भी। प्रोटॉन अगर यहाँ 12 है तो प्रोटॉन अभी भी कितने होंगे, 12 ही होंगे। तो 12 प्रोटॉन है प्लस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन आएगा ना। तो 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हैं, उस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बात समझ आ गई होगी। ठीक है जी, तो ये असल पर्पज़ है, ये असल मतलब है किसका, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चार्ज पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये असल मतलब है आपके सोडियम पे पॉजिटिव या क्लोरीन पे नेगेटिव या +2 +3 चार्ज आने का किसी भी एलिमेंट के ऊपर, ये उसका असल रीज़न होता है। हम आगे आते हैं, हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे थे। हाँ, मैं यहाँ था, अभी मेरे ध्यान में आया, वो बीच में स्किप हो गया था, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया था वो वाला, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज लिख करके ये चीज़ स्किप हो गई थी बीच में। मैं क्या बता रहा था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, पहले समझो। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं एग्जिस्ट करती हैं, सबसे पहले कलर बदलो इसका, ठीक है, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं एग्जिस्ट करती हैं, जितनी भी बॉडी एग्जिस्ट करती है, उनको अगर आप तोड़ते जाओगे एटॉमिक लेवल पे, तो वो सब एक एटम से मिलकर बने हैं। और एटम्स में क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, जिनमें से प्रोटॉन तो हमारे किसी काम का है नहीं, क्योंकि उसको आप न्यूक्लियस से निकाल नहीं सकते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि दुनिया में हर एक बॉडी, एक सेकेंड, हाँ, दुनिया में हर एक बॉडी एटम से मिलकर बनी है, और एटम्स के अंदर जो चार्ज रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफर होने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है, और अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। तो क्या बात समझ में आई कि दुनिया में हर एक बॉडी पे चार्ज के लिए मात्र इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटॉन नहीं है। इसका मतलब किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन के आने या जाने की वजह से आ रहा है। क्योंकि अगर हम न्यूट्रल बॉडी कह रहे हैं तो न्यूट्रल बॉडी में हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो नेट चार्ज कितना आता है जी, उस केस में 0 आता है। मतलब अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूट्रल बॉडी ली मैंने, ठीक है, इसमें हम कह रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, चार्ज अभी 0 है। अब अगर मान लो इसमें से मैं 8 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, अगर 8 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन से टकराएगा तो 8 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। ऑब्वियसली मतलब प्रोटॉन ज़्यादा तो बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव भी कितना, क्योंकि 10 प्रोटॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे 8 के निकलने के बाद, तो 8 प्रोटॉन ने एक सेकेंड, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, एग्जाम्पल का एरो उल्टा बन गया, लेट मी रीचेक इट। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई न्यूट्रल बॉडी है, ऐसी न्यूट्रल बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन भी आपके पास 10 हैं और प्रोटॉन भी आपके पास 10 हैं, तो अब ये न्यूट्रल बॉडी कहलाएगी। अब अगर इसमें से मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूँ, तो 8 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे अगर, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है इसके पास। अब इसके पास जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है भाई कितने हैं, वो मात्र 2 हैं, बट प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 10 हैं। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स से मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो मतलब बॉडी पे जो भी अब चार्ज बचा वो सिर्फ और सिर्फ 8 प्रोटॉन्स की वजह से बचा है। बात समझ आ रही है? तो बॉडी पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि प्रोटॉन बचे हैं। तो यानी इस बॉडी पे जो चार्ज हो जाएगा वो 8 × 1.6 10⁻⁻19 इतना कूलाम चार्ज हो जाएगा बॉडी के ऊपर। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ उसको देखो, कि इस न्यूट्रल बॉडी के ऊपर जो चार्ज आया वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आया ना। जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ही गुना चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उतने ही गुने का पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहे होंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे उतने ही गुने का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ आ रही है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो बस यही क्वांटाइजेशन कहता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है इस पूरे ब्रह्मांड में
वो किसकी वजह से है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की वजह से। और वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज या उसको हम बेसिक चार्ज भी कहते हैं, वो क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आता है। जाएगा तो पॉजिटिव, आएगा तो नेगेटिव, ऑब्वियस सी बात है। जितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उतना ही गुना चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव का, और जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतने ही गुना चार्ज हो जाएगा उस पर नेगेटिव का। बात क्लियर हुई ना? ठीक है जी। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला यही हमारे पास बन जाता है, Q विल बी इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि हमेशा इंटीजर में होना चाहिए, क्योंकि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, अब 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी मुंडी ट्रांसफर होकर धड़ रह गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। पूरा साबुत जिंदा जिंदा 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ठीक है जी। तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे बॉडी पे उतना ही चार्ज आ जाएगा। और हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे इंटीजर में, फ्रैक्शंस में कभी नहीं होंगे। √2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, 7.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो n आपका इंटीजर होना चाहिए, और हमेशा 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, बट इंटीजर होना चाहिए। अब ये प्लस या माइनस हम अपने अकॉर्डिंग लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन जा रहा है आ रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इससे पहले मैं आपको एग्जांपल कराना चाहूँगा एक, यहाँ पर एक सेकेंड यार, ये वाला वो क्वेश्चन मैंने ऐड किया था। वेयर इज़ दैट क्वेश्चन? ये वो क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अलग से करा दे रहा हूँ आपको। कि अगर मैं आपके सामने कुछ चार्ज लिखूँ, मुझे बताना इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। मैंने लिखा √2 इलेक्ट्रॉन, मैंने लिखा 7 इलेक्ट्रॉन, मैंने लिखा 8 इलेक्ट्रॉन, मैंने लिखा पाई इलेक्ट्रॉन, मैंने लिखा √4 इलेक्ट्रॉन, मैंने लिखा 7/2 इलेक्ट्रॉन। मुझे बताइए चार्जेस जो मैंने यहाँ पे दिए हैं इनमें से कौन कौन से चार्ज पॉसिबल नहीं होंगे? पहला वाला नहीं होगा, क्योंकि √2 इंटीजर थोड़ी है, इरेशनल नंबर है। ये पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा। पाई 3.14 ना, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। √4 ये होगा, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी आपके पास एग्जिस्ट करेगा चार्ज। ये वाला चार्ज ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 7/2 फ्रैक्शन में है। क्लियर हो गया ना? तो चार्ज हमेशा इंटीजर में ट्रांसफर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा इंटीजर में होगा, एन की वैल्यू हमेशा इंटीजर्स में चलनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल नहीं है मैंने, कह रहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम अ मेटल रॉड टू गिव इट +1 कूलम चार्ज। ट्राई करते हैं। आपके पास फॉर्मूला क्या है? Q विल बी इक्वल टू एन ई, प्लस माइनस अपने हिसाब से लगाएंगे। और हाँ, एक और चीज़, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, कि इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज ना हमेशा हम पॉजिटिव करके लेंगे मॉड लगा के। क्यों? क्योंकि साइन हमें नहीं लेना, हमें सिर्फ वैल्यू लेनी है। साइन लगाएंगे अपने हिसाब से आ रहा है या जा रहा है, इसका हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू एन ई। अभी कह रहा है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर पूछ रहा है आपसे, ये आपसे पूछ रहा है कि n कितना होगा कि उस पर 1 कूलम, प्लस का 1 कूलम चार्ज हो जाए। तो Q कितना दिया है? 1। ये आपको n निकालना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव में लेंगे 1.6 10⁻⁻19, ये डिवाइड में आएगा तो 1/1.6 और 10⁻⁻19 ऊपर जाके प्लस का 19 हो जाएगा, और 1/1.6 आपका हो जाएगा 0.625 इंटू 10⁻9। इसकी मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे कर दे तो नियरली ये 6.25 10⁸8। इतने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा, तब जाके किसी मेटल रॉड पर 1 कूलम चार्ज आएगा। आई होप ये सवाल क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं। क्या देर आर 2 बिलियन, बाप रे इतना बड़ा नंबर। सवाल को करने से पहले बिलियन को समझ लो कि आपके पास 1 बिलियन में, 1 बिलियन का मतलब 10⁻9 होती है, यानी 1 बिलियन रुपए में 10⁻9। अगर मैं कह रहा हूँ कि इस पास 1 बिलियन रुपए है तो 10⁻9 इतने रुपए उसके पास है। अमीबा, बायोलॉजी आ गई भाई। इन अ जार एंड 1 सोडियम आयन, अरे ध्यान दो, सोडियम आयन की बात कर रहा है। सोडियम आयन गिवन टू ईच अमीबा, फाइंड टोटल चार्ज इनसाइड द जार। ओके, तो हमें क्यू निकालना है। टोटल नंबर ऑफ चार्ज लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर मैंने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हटा करके सवाल दिया, उससे सोडियम आयन ले लिया। अब सोडियम आयन डाल रहा है। बेसिकली सोडियम आयन भी तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना है ना, तो घुमा फिरा के सवाल सोडियम आयन के फॉर्म में दिया है। असल में रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन ही है। सोडियम आयन का मतलब क्या? Na+, और Na+ पे किसके चार्ज होता है? 1 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है। मतलब Na+ पे कितना चार्ज है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है जी। अब कह रहा है कि 2 बिलियन अमीबा हैं और हर अमीबा को 1 सोडियम आयन दिया है, तो टोटल कितने सोडियम आयन दिए होंगे? 2 बिलियन। तो टोटल चार्ज भी कितना हो जाएगा? 2 बिलियन टाइम्स चार्ज ऑन सोडियम आयन, यही ना। तो 2 × 10⁻9
इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब 1.6 इंटू 2 कितना हो गया भाई? 3.2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ये चार्ज हो जाएगा आपका 2 बिलियन अमीबा के ऊपर। बात समझ आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। बॉडीज़ को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं? अब जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा है, हमने कहा ना इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव, आएगा तो नेगेटिव। ये हवा में आ रहे हैं क्या? ये ऐसी मन कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, आज टहल के आते हैं यार। सोडियम का इलेक्ट्रॉन कह रहा है भाई बड़े दिनों से सोडियम में कैद है यार, सोडियम ने बड़े दिनों से हमें कैद कर रखा है, उसके न्यूक्लियस के अराउंड घूम घूम के थक गए, आओ आज जो है हम क्लोरीन के चक्कर मार के आते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, कुछ तो प्रोसेस होगा ना। केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ी होगी आपने, बट फिजिक्स में कोई बेसिक प्रोसेस होता है चार्जेस का ट्रांसफर का। ठीक है, उसको देखते हैं। यहाँ पर मेथड्स ऑफ चार्जिंग में 3 तरह के मेथड पढ़ने हैं। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन या रबिंग भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होगा? व्हेन टू इंसुलेटर्स, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पॉइंट करो, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। व्हेन टू इंसुलेटर्स, जब 2 इंसुलेटर्स को रब करेंगे एक दूसरे के साथ, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर। ऐसा एग्जाम्पल आपने बचपन में यदि देखा हो, एक फुट्टा लो प्लास्टिक का, सूखे बालों पे उसको रब करो और उसको लेकर के जाओ कागज़ के टुकड़ों के पास, वो अट्रैक्ट होके आते हैं ना। अब कागज़ के टुकड़े भी क्या है? इंसुलेटर। स्केल भी क्या है? फुट्टा, इंसुलेटर। बाल भी क्या है? सूखे हुए, इंसुलेटर। सूखे हुए का मतलब सिंपल फ्रिक्शन हो सके, लुब्रिकेशन होगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। पढ़ चुके हैं क्लास 11th में ना, ऑयलिंग नहीं होनी चाहिए। तो जब वो इंसुलेटर, एक फुट्टा हमारे बाल इंसुलेटर से रब होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है। अब किस पे कितना चार्ज आएगा उस पर अभी हम नहीं जा रहे, बट चार्ज तो आएगा। इलेक्ट्रॉन या तो कम हो गए होंगे स्केल में या बढ़ गए होंगे। दोनों ही केस में आपका फुट्टा चार्ज हो गया होगा कुछ ना कुछ, ये तो पॉजिटिव या नेगेटिव। और फिर उसको लेकर के जाते हैं हम अगर प्लास्टिक के कागज़ों के पास, तो प्लास्टिक के कागज़ अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ आते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। जो कागज़ है आपके पास, कागज़ उनमें तो कुछ ना कुछ चार्ज होगा ना। ठीक है, अब हमारे पास कुछ जनरल बॉडीज़ हैं, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या समझ में आ गया होगा। हमारे पास कुछ जनरल बॉडीज़ है जिसके बारे में हमें पता है किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव आएगा अगर हम उनको आपस में रब करेंगे तो। अगर आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से, अज्यूम कर लो ये ग्लास रॉड है, ये सिल्क, असल में ये सिल्की है, इससे अगर मैं रब करूँगा, बट ये ग्लास क्लॉथ नहीं है, इससे अगर मैं रब करूँगा इस तरह से, सॉरी, तो इस पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। और सिल्क क्लॉथ पे कैसा आएगा? नेगेटिव। वूल को रब करेंगे अगर हम प्लास्टिक से, वूल को एक ये बंद हो गया क्या? अगर हम वूल को रब करेंगे प्लास्टिक या रबर के साथ, तो जो वूल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और प्लास्टिक या रबर पे नेगेटिव आएगा। कैट की स्किन को रब करेंगे पॉलीथीन, स्पेलिंग गलत कर दी है, पॉलीथीन होगा ये, पॉलीथीन या एबोनाइट रॉड के साथ। एबोनाइट रॉड क्या? वही आपका जो ग्लू स्टिक, ग्लू गन में जो ग्लू स्टिक होती है वो, कैट स्किन के साथ। तो कैट स्किन पॉजिटिव चार्ज होगा और पॉलीथीन या फिर एबोनाइट रॉड आपकी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है जी। अगला है आपके पास चार्जिंग बाय इंडक्शन, बड़ा ज़बरदस्त है। सबसे पहले इंडक्शन को समझो। इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस होना, पैदा होना, क्रिएट होना बिना टच किए। आपके घर में जो इंडक्शन कुकटॉप रखे होते हैं इंफ्रारेड वाले या वगैरह वगैरह, घर में आपने देखा होगा एक ग्लास होता है ब्लैक कलर का, उसके ऊपर आप अपना बर्तन रख देते हो और जब ऑन करते हो तो शीट हीट नहीं होती है ना, सीधा जो उसके अंदर खाना वो हीट, बर्तन भी कभी कभी हीट नहीं होता है कुछ केसेस में, कुछ कुछ होते होंगे उनमें फीचर अलग अलग। बर्तन भी हीट नहीं होता, सर खाना हीट हो रहा होता है। तो क्या ऐसा हो क्या रहा है? उसको इंडक्शन इसीलिए कहा गया है कि नीचे जो कॉपर की कॉइल है उस ग्लास की शीट के नीचे, वो कॉपर की कॉइल जो हीट प्रोड्यूस कर रही है, उस हीट का कांटेक्ट सीधा किससे हो रहा है? आपका हीट का इफेक्ट सीधा किस पे हो रहा है? खाने पे, पर कांटेक्ट कोई नहीं है, तो बिना कांटेक्ट के हीट का ट्रांसफर हुआ ना, इसीलिए उसका नाम इंडक्शन है। सिमिलरली अगर आप सर्दियों में आग के पास बैठे हो, हाथ ताप रहे हो, तो हाथ तापने के लिए अपने हाथों को आग में लेके तो नहीं जाओगे, आपके हाथ दूर से भी गर्म हो रहे हैं ना, तो आपके हाथ में भी इंडक्शन हो रहा है, हीट का बिना टच किए हो रहा है ना, इसीलिए उसको हम इंडक्शन बोल रहे हैं। तो इंडक्शन का मतलब क्या? बिना टच किए कोई चीज़ पैदा कर देना। ठीक है, यहाँ पर तो हमने करा क्या? एक अनचार्ज प्लेट ली, एक अनचार्ज प्लेट लिया हमने, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड उसके पास लेकर के आए। अब अभी दूर है, जैसे बहुत पास लेकर के आएंगे तो होगा क्या? इस शीट के जितने भी नेगेटिव हैं वो सारे के सारे अट्रैक्ट होकर यहाँ आ जाएंगे और पॉजिटिव वाले रिपेल होकर दूर चले जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने सेकेंड पोर्शन जो था ये वाला पोर्शन है स्फेयर का, ये इस कंडक्टिंग प्लेट का, उसको हमने अर्थिंग कर दी। अब अर्थिंग करने से क्या होगा? जितना भी ये पॉजिटिव चार्ज है उतने ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज अर्थ से निकल के इसके अंदर आ जाएगा। इसको हम ऐसा बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज चला गया। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इतने ही अमाउंट का जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो मिलके इससे न्यूट्रलाइज कर देगा इसको। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए हम कहते हैं आम भाषा में कि पॉजिटिव चार्ज चला गया, बट कॉन्सेप्चुअली
नेगेटिव चार्ज आया है उतना, ठीक है जी। अब इस रॉड को जब हम पीछे, ये ऐसी सिचुएशन बन चुकी है अभी, पॉजिटिव को मैं शो नहीं कर रहा, सिर्फ नेगेटिव वाले शो कर रहा हूँ। अब जब मैं इस रॉड को हटा दूंगा तो जो नेगेटिव चार्ज इसके अंदर है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे में। तो मतलब ये जो अनचार्ज मेटल प्लेट थी वो कैसी बन गई, नेगेटिवली चार्ज प्लेट बन गई। बात समझ आई? तो इंडक्शन वाला फिनोमेना क्लियर हुआ, ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ कि अगर इस अनचार्ज मेटल प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज करना होता तो कैसी रॉड लेकर के आते? अगर इस अनचार्ज प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज करना होता मुझे, तो कौन से चार्ज की रॉड लेकर के आते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताओ। अच्छा, इतने हम बढ़ते हैं आगे अगले फिनोमेना की तरफ, दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में एक बात देखो, वही होगा पीछे। इसमें एक और बता दूं, हाँ एक चीज़ और जो मिस हो गई, कि व्हेन चार्ज बॉडी, यहाँ पे भी एक चार्ज बॉडी है प्लेस्ड विद अनचार्ज बॉडी, एक चार्ज होना चाहिए, दूसरा अनचार्ज होना चाहिए। बात समझ आ रही है? एक बॉडी आपकी चार्ज होगी, दूसरी अनचार्ज होगी, लेकिन दोनों कंडक्टर होने चाहिए, ठीक है जी। अब वही चीज़ यहाँ पर होगी, व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद अनदर न्यूट्रल बॉडी। अब यहाँ पे उस न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लेकर के आया जा रहा है। एक बॉडी आपके पास ये है, और बेसिकली यहाँ पे न्यूट्रल होना ज़रूरी नहीं है, दूसरा भी आपके पास चार्ज हो सकता है, ठीक है जी। दूसरी बॉडी भी आपकी चार्ज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है न्यूट्रल हो, बस दो कंडक्टर्स होने चाहिए। अगर उनको आपस में हम टच करेंगे तो इससे कुछ चार्ज यहाँ ट्रांसफ़र होगा, इससे कुछ चार्ज यहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो उस केस में भी चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन जनरली हमें अनचार्ज को चार्ज करना है, तो डेफिनेशन में अनचार्ज हम लेकर के आते हैं। तो कंडक्शन में समझ आ गया ना? मतलब पिछला वाला एग्जांपल ही अगर मैं लूँ, उस रॉड को अगर मैं टच कर दूँ तो अब इंडक्शन नहीं, अब कंडक्शन होगा, चार्जेस का एक्चुअल ट्रांसफर होगा। यहाँ पर चार्जेस का एक्चुअल ट्रांसफर नहीं हो रहा था, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्शन में चार्जेस का एक्चुअल ट्रांसफर नहीं है, चार्ज सिर्फ इंड्यूस हो रहे हैं, लेकिन कंडक्शन में चार्जेस का एक्चुअल ट्रांसफर हो रहा है, और वहाँ पे हम उन बॉडीज को टच करते हैं, इंडक्शन में कुछ गैप रखते हैं। तो ये कहानी थी हमारे पास चार्जिंग मेथड्स की, फ्रिक्शन से, इंडक्शन और कंडक्शन से, ठीक है जी। तो आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई होगी। हमारे पास जो अगला टॉपिक है कूलाम्स लॉ, ये देखो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे आपकी ज़िंदगी में, जहाँ जाओगे क्लास 12th के इस चैप्टर को जब भी पाओगे, कूलाम्स लॉ का क्वेश्चन हमेशा वहाँ छलांग मार के आपके सामने आ जाएगा। इसको समझते हैं, ठीक है। इससे मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लिए हैं आपके लिए, आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए। अरे कहाँ ये रहा, ये आपसे क्या कहता है? ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, अट्रैक्शन रिपल्शन वाला, मतलब दो चार्ज पार्टिकल्स अगर कुछ दूरी पर रखे हैं तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। बात समझे? ये कूलाम्स लॉ सीधी सी बात कहते हैं कि जो ये लगने वाला फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि फोर्स जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्स है, तो इसको हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, यहाँ एक कांस्टेंट आता है k, तो फॉर्मूला आपके पास बन जाता है k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये फोर्स का दो चार्ज पार्टिकल में जो कि कुछ दूरी पर रखे हैं, एक साधारण सा फॉर्मूला आ गया। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो कूलाम ने इतनी छोटी सी बात कही थी। अब इस k के बारे में जानते हैं। इस k को हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। यूनिट की अगर बात करें तो इस फोर्स की यूनिट यहाँ क्या होगी? न्यूटन, ठीक है ना। तो इस k की यूनिट क्या बन जाएगी भाई? अगर मैं k का फॉर्मूला यहाँ से लिखूँ तो वो Fr² डिवाइडेड बाय Q1 Q2। तो फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर, अपॉन Q1 Q2 के लिए कितना हो गया आपके पास? कूलाम स्क्वायर। तो यूनिट क्या बन गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इस k की भी फर्दर एक वैल्यू होती है। इस कांस्टेंट को कैसे निकाला जाता है? 1/4πε0, जहाँ पे ε0 आपका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है। अब इस परमिटिविटी को जानो। परमिटिविटी मतलब परमिशन की बात हो रही है, यानी जिस भी मीडियम में, फिलहाल हम एयर में निकाल रहे हैं, जिस भी मीडियम में आप फोर्स को निकाल रहे हो तो वो मीडियम फोर्स को परमिशन देगा लगने की।
तो वो परमिशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एयर के लिए इतनी होती है। अलग अलग मीडियम में जाके चेंज होती रहेगी, उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एयर की। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, क्योंकि भैया फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में हम कैसे देख सकते हैं उसको समझो। एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये जो हमने फोर्स निकाला ना K Q1 Q2/r², ये Q1 का Q2 के ऊपर निकाला है कि Q2 का Q1 के ऊपर निकाला है? बताना। अगर आप कहोगे कि यार ये Q1 का Q2 पर फोर्स है या Q2 का Q1 पर फोर्स है, तो गधो मैं आपसे ये चीज़ पूछूंगा कि अगर दो लोग टग ऑफ वार गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो दोनों एंड से फोर्स लग रहा है। अब दोनों एंड से अगर फोर्स लग रहा है और मान लो वो बीच में है, कहीं नहीं जा रहा है, अब एक सूखा, कुछ एक टीम बड़ी सूखी सूखी लग रही देखने में, पतले पतले से बेचारे, और दूसरी टीम में मोटे ताजे हैं, और वो रस्सी बीच में स्टेबल है, कहीं नहीं जा रही है, तो ज़्यादा फोर्स कहाँ से लग रहा है? दोनों तरफ से बराबर लग रहा है ना भाई। ये चलो इस चीज़ को भी अगर मैं हटा दूँ, इस चीज़ को भी अगर मैं हटा दूँ, इस एग्जाम्पल को भी, तो ये जो टग ऑफ वार वाली रस्सी होती है, अगर यहाँ से कुछ लोग मिलकर खींच रहे हैं और यहाँ से कुछ लोग मिलकर खींच रहे हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ लोगों ने यहाँ पे इस रस्सी को पकड़ रखा है और यहाँ पे भी कुछ लोगों ने इस रस्सी को पकड़ रखा है। तो अब मुझे बताओ कि अगर मान लो ये वाली टीम जीत भी गई, ये वाली टीम अगर जीत भी गई, तो जो ये रस्सी है, इस रस्सी में दोनों एंड पे टेंशन तो सेम क्रिएट हो रहा था, वो तो एक्सेलरेशन आ गया ना रस्सी का वहाँ पर, ज़्यादा डीप तो नहीं हो रहा? बता देना। यहाँ पर रस्सी का एक्सेलरेशन आ गया ना भाई, क्योंकि रस्सी मूव कर गई, लेकिन इस रस्सी में दोनों तरफ टेंशन तो सेम क्रिएट होगा। तो वही बात यहाँ पर है, एक चार्ज पार्टिकल Q1 यहाँ पर है, Q2 यहाँ पर है, भले ये मोशन भी कर जाएं राइट लेफ्ट कहीं पर भी, लेकिन इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो बराबर होगी। वो दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स की बात हो रही है, Q1 का Q2 पर या सिर्फ Q2 का Q1 बात नहीं हो रही है, दोनों एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगा रहे हैं। बात क्लियर हुई ना? जैसे कि यहाँ पर क्या था भाई, अगर ये वाला टी यहाँ लग रहा है तो ये वाला टी यहाँ लग रहा होगा, तो अगर इसके रिस्पेक्ट में देखोगे, मान लो ये दोनों अपोजिट साइन के हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, पर बराबर फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे होंगे। तो ये मतलब है इनके बीच में फोर्स लगने से। क्लियर हो गया? किसी इंडिविजुअल के फोर्स की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमें वही देखना है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में कि यहाँ पर अभी हमें ये चीज़ जो मैंने बोली ना, जो मैंने बातें बोली, उसको प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगा रहे होंगे। तो फिलहाल अभी हम दोनों के फोर्स को अलग अलग मान लेते हैं। Q1 Q2 पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है मान लो इस डायरेक्शन में, ये आपके पास फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कह रहे हैं इसको, और Q2 Q1 पे लगा रहा है, इस तरफ लगा रहा होगा, इसको हमने बोल लिया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बोल दिया। ठीक है जी। और इनके बीच का जो सेपरेशन है R1, यहाँ से यहाँ बोल दिया, वेक्टर लगा दिया डायरेक्शन दिखाने के लिए, और यहाँ से यहाँ के सेपरेशन को हम बोल रहे हैं R2। अब ये कहोगे कि ये क्या बेवकूफ़ी है, आप कहोगे यार ये R1 और R2 ये हैं तो बराबर ही, R के ही तो बराबर है। हाँ है बराबर। अभी हम जानबूझ के अलग मान रहे ताकि हम बात को प्रूफ कर सके, ठीक है ना? जानबूझ के हमने माना अभी अलग अलग, लेकिन हमें पता है ये बराबर है। तो भाई अगर मैं निकालने जाऊँ फोर्स, ठीक है ना, अगर मैं ध्यान दो निकालने जाऊँ फोर्स F1 निकालने जाऊँ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो K Q1 Q2 और डिस्टेंस में ले रहा हूँ R1, ठीक है, और डायरेक्शन दिखाने के लिए यहाँ पे एक R1 कैप लगा दिया कि भाई जो फोर्स लग रहा है, सॉरी R2 लेना चाहिए ना, मुझे R2 लेना चाहिए, क्योंकि इस तरफ इस डायरेक्शन में जो पोजीशन है, डिस्टेंस है, वो R2 है, तो R2 ले लिया, मतलब जो ये फोर्स लग रहा है ये R2 के अलॉन्ग लग रहा है, तो R2 कैप आएगा। इसी तरह से अगर मैं फोर्स निकालूँ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो K Q1 Q2 अपॉन R1, क्योंकि ये वाला जो फोर्स है ये R1 के अलॉन्ग लग रहा है, तो उसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए R1 कैप लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब हमें मालूम है कि भाई R1 R2 तो बराबर हैं R के, ठीक है ना, मतलब इस F12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, K Q1 Q2 बाय R, और इस F21 को ऐसे भी लिख सकता हूँ K Q1 Q2 अपॉन R1, सॉरी R1 की जगह तो R आ गया। अब यहाँ पे आपका R2 कैप है और यहाँ पे आपका R1 कैप है। अब एक बात समझो, अगर हमें पता है कि R1 R2 बराबर है, बट डायरेक्शन तो अपोजिट बनाई है ना हमने, R2 आपका इस डायरेक्शन में है और R1 आपका इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो हम क्या कहेंगे
कि R1 कैप इक्वल एंड अपोजिट है किसके, R2 कैप के। तो मतलब अगर यहाँ पर मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, R2 कैप, R2 कैप, और यहाँ से अगर मैं R1 को हटा दूँ तो R1 की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस का R2 कैप। तो ज़रा इस इक्वेशन को देखना, क्या पता लग रहा है भाई, देख के तो यही पता लग रहा है ना कि जो F12 है वो बराबर तो है F21 के, लेकिन अपोजिट है। ये चीज़ें मैं प्रूफ करनी थी कि दोनों पे लगने वाला फोर्स होता है बराबर, इक्वल एंड अपोजिट होता है। ये प्रूफ करके दिखाने के लिए तिगड़मबाजी करी हमने ऊपर। बात समझ आई ना, वेरी गुड। और ये अगर मैं कहूँ ये एक्शन तो ये रिएक्शन, तो एक्शन जो है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के है ना, तो ये कहेंगे कि जो कूलम्ब्स लॉ है ना, ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी ओबे करता है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। बात समझ आ गई यहाँ तक, कोई भी दिक्कत, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ठीक है जी। अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो थोड़े से ग्राफिकल पोर्शन को समझ लो कूलम्ब्स लॉ में, कि हमें मालूम है जो फोर्स का फॉर्मूला है दैट इज K(Q1 Q2 by R²। इसमें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के प्रोडक्ट है। तो अगर आपके चार्ज का प्रोडक्ट पॉजिटिव हुआ तो फोर्स भी कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर चार्ज का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों केस में फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर चार्ज का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहने वाला है, तो उस केस में आपके पास जो फोर्स है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब, और ऑब्वियस सी बात है, अगर चार्ज का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो फोर्स कैसा होगा जी, फोर्स अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्शन हो रहा होगा वहाँ पर। बात समझ आई, ठीक है। अब ग्राफ को समझो। पहला ग्राफ बना रहे हैं हम F वर्सेस R के लिए। अब F वर्सेस R में क्या होगा, आपको पता है फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के स्क्वायर के। तो जैसे जैसे ये डिनोमिनेटर वाला R बढ़ेगा वैसे वैसे F की वैल्यू कम होगी, है ना। तो R बढ़ेगा F कम होगा, R बढ़ेगा F कम होगा, R बढ़ेगा F कम होगा, ऐसा ग्राफ आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब इसमें आप अगर देखो तो ये जो मैंने फोर्स बनाया है, ये मैंने फोर्स पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बनाया है, मतलब फोर्स यहाँ पॉजिटिव है, मतलब ये ग्राफ रिपल्सिव फोर्स के लिए। अगर अट्रैक्टिव के लिए बनाना हो तो फोर्स नेगेटिव होना चाहिए। अब फोर्स नेगेटिव या तो यहाँ बनेगा या फिर आपका यहाँ बनेगा, बट इन दोनों में से एक ट्रू है। वो कौन सा, समझो, ये वाला गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस डायरेक्शन में R नेगेटिव हो रहा है, बट R तो सेपरेशन है दोनों के बीच का, नेगेटिव कैसे हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला ग्राफ यहाँ पे गलत है, ये ग्राफ यहाँ पर सही है। बात समझ आई, रिपल्सिव फोर्स के लिए ये ग्राफ यहाँ पर करेक्ट है। तो ये जो आपका फोर्स है अट्रैक्टिव के लिए, सॉरी, ये फोर्स आपका अट्रैक्टिव यहाँ पर होगा। अगर हम ग्राफ बनाएं F वर्सेस 1/r² का, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए क्या करो कि 1/r² को ना कुछ m मान लो। तो हम कहेंगे फोर्स प्रोपोर्शनल टू m है ना, मतलब 1/r² की जगह m मान लिया। अब r मत देखो, 1/r देखो। अगर मैं r की वैल्यू करता हूँ 2, तो 1/r² कितना हो जाएगा, 1/4। तो भाई f भी तो 1/4 हो जाएगा। अगर r की वैल्यू करूँगा 3, तो 1/r² कितना हो जाएगा, 1/9। तो f भी प्रोपोर्शनल टू 1/9 हो जाएगा। बात समझ आ रही है, मतलब r के बढ़ाने से तो f घट रहा है, हाँ, और r के बढ़ाने से 1/r² घट रहा है, तो f भी घट रहा है, और 1/r² बढ़ेगा तो f भी बढ़ेगा। मतलब ग्राफ कैसा आएगा, यहाँ पे लीनियर आएगा, स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियस ही बात है, एक पॉजिटिव में जाएगा आपके पास, किसके लिए, रिपल्सिव फोर्स के लिए ना, जहाँ फोर्स पॉजिटिव है, और एक आपका नेगेटिव में आएगा, किसके लिए, अट्रैक्टिव फोर्स के लिए, जहाँ फोर्स आपका नेगेटिव होगा। ये ग्राफिकल पोर्शन समझ आया, क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। इधर एक चीज़ ध्यान रखना कि इधर यहाँ पर देखो, हमने क्या देखा कि भाई 1/r² प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो स्लोप होता है ना, स्लोप ऑफ F वर्सेस 1/r², ये प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। यानी स्लोप जितना ज़्यादा होगा, मतलब जितना एंगल ये ऊपर उठ रहे होंगे, जितना एंगल ये ऊपर उठेंगे, θ1 θ2 बनाओ अगर यहाँ पर, और मुझे दिख रहा है कि θ2 ग्रेटर देन θ1 है, इसका मतलब F2 भी ग्रेटर देन F1 रहेगा। बात समझ आ रही है, स्लोप जितना ज़्यादा होगा F वर्सेस 1/r² का, उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा, चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स। एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पर कि अरेंज दी चार्ज Q1 Q2 Q3 अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड, इट इज़ गिवन दैट Q2 इज लीस्ट पॉजिटिव। उनके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। अगर ये दिया हो कि Q2 लीस्ट पॉजिटिव है, मतलब जो भी अरेंजमेंट होगा उसमें Q2 तो लास्ट में आएगा और Q1 Q3 इसके आगे होंगे, ठीक है। अब उनमें भी अगर देखोगे भाई, तो ये वाला एंगल ज़्यादा है, ये वाला एंगल कम है, इसका मतलब ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, ये वाला फोर्स कम होगा।
इसका मतलब ये चार्जेस का प्रोडक्ट कम होगा और ये चार्जेस का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, तभी तो फोर्स ज़्यादा है। और Q2 दोनों में कॉमन है, बात समझ रही, Q2 दोनों में कॉमन है, मतलब Q1 Q3 में से कौन ज़्यादा हो गया, Q1 ज़्यादा हो गया और Q3 उससे छोटा हो गया। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। अब अगर मैग्नीट्यूड से हट के मैं साइन की बात कर लूँ तो आपको पता है यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि फोर्स रिपल्सिव पॉजिटिव में बन रहा है, और इन दोनों में Q1 Q2 Q3 में एक नेगेटिव होना चाहिए। Q2 पहले ही बोल दिया लीस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब जो Q3 है वो कैसा होगा, फिर नेगेटिव चार्ज होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, इधर आते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगा। यहाँ तक मेरा पर्पस सिर्फ थ्योरी वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से क्लियर करना था। तो न्यूमेरिक